देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। इस देश में स्वतंत्र भारत में फिल्में तो बहुत सारी बनी और कई फिल्में ऐसी बनी जिसका नाम इतिहास में अमर हो गया और उन फिल्मों के डायलॉग को चौक चौराहों पर, तकरीरों में, भाषणों में और आम जन अपनी वार्ता में हमेशा इस्तेमाल करते हैं। यानी सिर्फ फिल्में ही प्रसिद्ध नहीं हुई, उसके कुछ डायलॉग भी बड़े प्रसिद्ध हुए। लेकिन फिल्मों का उद्देश्य मनोरंजन और सामाजिक कथाओं को सामने रखना हुआ करता था। लेकिन माफ़ कीजिए, अब फिल्मों का उद्देश्य भी वही है जो भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। यानी फिल्मों के माध्यम से भी अब देश में घृणा, नफरत और आग लगाने का काम किया जाएगा और दो धर्मों के बीच युद्ध कराने का एक स्रोत या पुल बनाया जाएगा। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ कि फिल्मों का विज्ञापन, फिल्मों को प्रमोशन करने का काम पहले फिल्म जगत से जुड़े बड़े लोग किया करते थे, जिनको दादा साहब फाल्के या इससे भी बड़े और जो भी पुरस्कार होंगे, हमें तो इतना पता नहीं, वो सारे पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता था। या फिल्म जगत में उनका अपना एक सम्मान था, उनकी अपनी एक पहचान होती थी। ऐसे तमाम महान नायकों को बुलाकर फिल्म का प्रमोशन कराया जाता था। लेकिन दुर्भाग्य से जब फिल्म का प्रमोशन भारत की संसद में होने लगे, और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य कि भारत के प्रधानमंत्री स्वयं जब उस फिल्म का प्रमोशन करें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिनको वित्त के बारे में बताना था, पेट्रोल क्यों महंगा हुआ ये बताना था, महंगाई क्यों बढ़ रही है ये बताना था, और पेंशन योजना कब लागू करेंगे ये बताना था, और हजारों ऐसी समस्याएं हैं, और निजीकरण कैसे रुकेगा ये बताना था, रोजगार कैसे बढ़ेगा ये बताना था। दुर्भाग्य से अब वित्त मंत्री भी उसी फिल्म का प्रमोशन, वो भी भारत के पवित्र मंदिर यानी संसद भवन में करती नजर आ रही है। संसद तो संसद साहब, अब इसका प्रमोशन कोई ऐसी जगह बची नहीं जहां से नहीं किया जा रहा। और टीवी चैनलों की हालत तो इतनी बुरी कि शायद लोकतंत्र फूट फूट कर रो रहा होगा। और वो तमाम महान आत्माएं जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी, जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने अपने तन मन धन और परिवार सबको लुटा दिया इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए, उन अंग्रेज़ों से जिन पर क्रूर होने का आरोप था, उन अंग्रेज़ों से जिन पर आरोप था कि भारत के लोगों को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार नहीं दे रहा है, तो उसके खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से आज़ादी के लिए, यानी उस आज़ादी जिसमें भारत के लोग मने सही से सांस ले सकें, अपनी राय दे सकें, अपनी राय रख सकें और खुलकर कहीं भी किसी भी जगह अपनी बात कर सकें, इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए जिन महापुरुषों ने अपना बलिदान और त्याग दिया, आज उनकी आत्माएं भी फूट फूट कर रो रही होंगी और अफसोस कर रही होंगी अपने बलिदान पर। बहरहाल, इससे भी बड़ा दुर्भाग्य इस देश में ये हुआ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं ये कह रहे हैं कि अगर फिल्म गांधी जी के ऊपर नहीं बनता तो शायद दुनिया गांधी जी को भी नहीं जान पाती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है। समय नहीं रहता, बात बात पर सबके वीडियो को दिखाया और सुनाया नहीं जा सकता है। दुनिया बहुत तेज़ी से चल रही है, आप सुन चुके होंगे। तो गांधी जी को दुनिया नहीं जानती। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये पता होना चाहिए कि भारत के तमाम स्कूलों, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में आज नहीं, आज़ादी के फौरन बाद यानी गांधी जी की शहादत के बाद तस्वीरें टंग गई थी और तमाम स्कूलों में प्रथम कक्षा से ही गांधी जी के विषय में पढ़ाया भी जाता था, बताया भी जाता था। और भारत के तमाम नोटों पर गांधी जी थे। और पैसे को बच्चा भी पहचानता है तो देश तो गांधी को पहले से ही पहचानता है। गांधी के बलिदान और त्याग को हर 2 अक्टूबर को उसका बखान होता, उस पर चर्चाएं होती है, संगोष्ठी होती है। और एक बड़ी बात बता दूं, शायद हमारे प्रधानमंत्री जी को नहीं पता है, जहां बम ब्लास्ट करवाया गया था पटना के अंदर 2013 में, वो भी गांधी मैदान है। और भारत में
हजारों गांधी मैदान हैं, यानी गांधी जी के नाम पर खेल परिसर हैं, और गांधी संग्रहालय और गांधी चौक और गांधी की प्रतिमा, न जाने कितनी चीजें हैं। और रही बात विश्व पटल पर, तो नेल्सन मंडेला ने स्वयं गांधी जी की प्रशंसा की है कई अवसरों पर। तो फिल्म तो बाद में आया। बहरहाल प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें आज़ादी है, स्वतंत्रता है। और जब हमारे गृह मंत्री बहुत कुछ कह चुके हैं, 11वीं के बाद 12वीं के बाद 10वीं और मैंने बीए के बाद इंटर, ये सब तो होता ही रहता है। ये देश है, भारत है, महान है। इसकी महानता ये भी है कि भारत का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी कुछ भी कह सकता है। बहरहाल, लेकिन सच्चाई क्या है साहब, देश के सामने ये जाना चाहिए। भारत के तमाम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये सब कुछ जो ड्रामा हो रहा, ड्रामा नहीं, ये ड्रामा हो रहा है, इस ड्रामा के पीछे मामला क्या? मामला दरअसल ये है कि जो कुछ क्रूरता पिछले 5000 वर्षों में, 5000 वर्षों में भारत की धरती का जो इतिहास है, जिसमें SC ST के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, जिनको जानवरों से भी बदतर समझा गया, जिनको कहीं भी किसी भी स्थान पर चप्पल पहनकर चलने का अधिकार नहीं दिया गया, जिनको इस धरती पर, जो भगवान की धरती, जो अल्लाह की धरती, जो ईश्वर की धरती, प्रकृति की द्वारा दिया हुआ एक गिफ्ट है, इस धरती पर थूकने का अधिकार जिसको नहीं दिया गया, ये इन तमाम इतिहासों पर नीपा पोती करने और उसे छुपाने का ये एक कुप्रयास है। इस्लाम तो भारत में 11वीं और 12वीं सदी में आया था, लेकिन इतिहास के पन्नों को कुरेदेंगे तो बहुत कुछ निकलेगा। लेकिन हाँ, 20वीं और 21वीं सदी में भी मुसलमानों के ताकतवर रहते हुए भी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, जिसमें ज्योतिबा फूले की जो है इतिहास में अमर नाम है, और ज्योतिबा फूले की पत्नी माता सावित्री बाई फूले, जिन्हें SC ST के लोग प्रथम शिक्षिका के नाम से जानते हैं, जब वो शिक्षा देने का इरादा की और बाहर निकली तो उनके साथ क्या हुआ, ये बताना और जानना दोनों जरूरी है। उनके ऊपर कीचड़ फेंके गए, गोबर फेंके गए। कौन थे वो लोग, नोट किया जाए, वो लोग थे कौन जो कीचड़ और गोबर फेंक रहे थे केवल इसलिए कि वो शिक्षा देना चाहती थी? क्या ये अपराध था या अपराध है? और अपराध था तो किसके नजर में अपराध था? और बचाने कौन आया, शरण किसने दिया, साथ किसने दिया? तो फातिमा शेख ने दिया। यानी कि वो मनुवादी व्यवस्था नहीं चाहती थी कि SC ST शिक्षा प्राप्त करे, लेकिन मुसलमान चाहता था, इस्लाम चाहता था, इसीलिए साथ खड़ा हुआ। आगे आप बाबा साहब के तमाम आंदोलनों को जानते हैं। तालाब आंदोलन हुआ, कौन था जो पानी पीने से रोक रहा था? इन शूद्रों को पानी पीने का अधिकार कौन था जो छीन रहा था, और किसने समर्थन किया, ये भी आप जानेंगे। और बाबा साहब अंबेडकर जो सदन में पहुंचे, कौन था जिसने कहा था दरवाजे रोशनदान सब बंद कर दूंगा अंबेडकर के लिए, और किसने पहुंचाया, ये भी जानेंगे। लेकिन ये तो पीछे की बात है। यहाँ के लोग तो भूलते हैं 5 साल के चुनाव में 4 साल तक लूटा जाता है, 1 साल तक बांटा जाता है। ये इसलिए ऐसा होता है कि यहाँ के लोग भूल जाते हैं 4 साल की कहानी, और 5वें साल में किए गए कारनामों पर वोट डालते हैं। तो मैं अब करंट बात आपको बता दूं कि लक्ष्मणपुर बाथे में एक घटना घटी। लक्ष्मणपुर बाथे में जो घटना घटी, वो मारे गए तमाम हजारों दलित, मैं हजारों लफ्ज कर रहा हूं, पूरे गांव को जलाकर खाक कर दिया। सरकार के लिस्ट में 100-200 जरूर होते हैं, लेकिन हजारों लोग जो प्रभावित हुए, वो मल्लाह जिसने मैंने नाव के उस पार पहुंचाया, उसकी हत्या हुई। और लक्ष्मणपुर बाथे में जो क्रूरता हुई, खुलेआम जो नंगा नाच हुआ, उसको दुनिया ने देखा। कौन थे वो लोग? लक्ष्मणपुर बाथे के दलितों की हत्या क्यों करना चाहते थे? क्या वो मुसलमान थे? आप जवाब देंगे नहीं। आगे आइए, शब्बीरपुर की घटना, कौन थे वो लोग? क्या वो मुसलमान थे? नहीं। अब द कश्मीर फाइल से पहले, यानी 1 दिसंबर 1989 की बात है कश्मीर की, मैं उससे पहले लेकर आपको चलता हूं, और चलना भी पड़ेगा। सिखों पर हमले हुए 1984 में, सिख दंगा जिसको आप कहते हैं, ये दंगा नहीं था, जेनोसाइड था। खुलेआम नंगा नाच हुआ दिल्ली, देश की राजधानी में, टायरों में बांध बांध कर सिखों को जिंदा जलाया। सवाल, कौन थे वो लोग जिन्होंने सिख को जलाया? क्या वो मुसलमान थे? नहीं। और नहीं थे तो कौन थे? अब ये बेशरम लोग कहेंगे कि वो कांग्रेसी थे। अरे वो थे कौन? मनुवादी थे, ब्राह्मणवादी थे, और वो दूसरे शब्दों में कहें तो हिंदू थे।
मुसलमानों ने सिखों को कहीं नहीं मारा, हाँ मुसलमानों ने बचाया। और आगे आप आएंगे तो 1983 की घटना, 18 फरवरी 1983, अभी 89 से पीछे ले चल रहा हूं, 18 फरवरी 1983 आसाम के नौगांव डिस्ट्रिक्ट में नल्ली 14 ऐसे गांव थे जिसको घेर लिया गया, आग लगा दी गई और हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। कौन थे वो लोग जो मार रहे थे? वही मनुवादी, वही ब्राह्मणवादी और वही कथित तौर पर कहें तो हिंदू। कहां मुसलमान नजर आ रहा है? आप उससे आगे बढ़ें 83 के बाद तो आप 87 में चले आए। आपको पता है 87 में हाशिमपुरा गांव का गांव घेर लिया गया, जवानों को निकालकर ट्रक पर जो है चढ़ाकर और हिंडन नदी में लाकर गोली मार दिया गया। कौन थे वो लोग? मुसलमान तो मारने वाला नहीं था, मरने वाला था। भागलपुर याद है आपको? कौन थे वो लोग? गुजरात तक तो पहुंचूंगा बाद में, लेकिन पहले आप ये सारी कहानी सुन लें कि सैकड़ों दलितों की बस्तियों पर हमले हुए, माइनॉरिटी पर हमले हुए और सिखों और ईसाइयों पर हमले हुए। हमला करने वाला कहीं भी कोई मुसलमान नहीं था। तो अब फैसला आप करें कि कौन है ये लोग जो द कश्मीर फाइल पर जबरदस्त घरियाली आंसू बहा रहे हैं। एक बार पर्दे के सामने आंसू बहाते हैं और पर्दे के पीछे दोनों गले मिलकर हंस रहे हैं, यानी कश्मीरी पंडितों को का मजाक उड़ा रहे हैं। और वो जो रियल रोल में दिख रहा है अनुपम खेर, उसकी परिस्थिति अलग है। उस पर तो पूरा एक वीडियो बनेगा। उसे कश्मीर से कोई लेना देना नहीं, वो तो हिमाचल का रहने वाला है और वो 1980 में मुंबई में शिफ्ट हो गया। उसे क्या पता जो फूट फूट कर रोने का ड्रामा कर रहा है। बहरहाल ये भी एक बात। अब द कश्मीर फाइल फिल्म बनी, अच्छी बात है, फिल्म बननी भी चाहिए और कश्मीरियों को श्रद्धांजलि भी देनी चाहिए। लेकिन अब कश्मीर के पंडित खुद खुलकर सामने आ रहे हैं और वीडियो बनाकर लोगों के सामने पहुंचा रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ वो सरकार की वजह से हुआ और सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और जबरन सरकारी गाड़ियों में बैठाकर कश्मीरी पंडितों को दिल्ली और जम्मू पहुंचाया गया और उन्हें रोजगार देने का वायदा किया गया, दिया भी गया। क्यों भगाया गया? कश्मीर को काबू में क्यों नहीं किया गया? 1000 सवाल है, मैं उस सवाल पर अभी नहीं जा रहा हूं। सवाल फिल्म पर चल रही है तो फिल्म पर ही सवाल यह होगा कि शुद्रा द राइजिंग फिल्म कहां है साहब? फिल्म तो बनी थी, चलाया क्यों नहीं गया? प्रमोशन क्यों नहीं हुआ? ये बेशर्म मीडिया वाले अपने डिबेट में शुद्रा द राइजिंग को क्यों नहीं शामिल किए? आज लगातार तमाम चैनल इसको प्रमोशन कर रहा, क्यों ना करे? सारे ब्राह्मण वहीं बैठे हैं, सारे मनुवादी वहीं बैठे हैं। उनका तो उद्देश्य वही है जो उद्देश्य सिख को मारने वालों का था, दलितों को मारने वाले का था, जो लक्ष्मणपुर बाथे में हमला करने वाले का उद्देश्य था, वही चैनल पर बैठे इन एंकरों का, जो मिश्रा, दुबे, चौबे, छब्बे जो भी है, ये मनुवादी लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, इनका अपना सीधा सीधा एक एजेंडा है। और उस एजेंडे में यह है कि इनके काले कारनामों पर पर्दा कैसे डाले जाएं। जो 5000 साल 10,000 साल पुराने इतिहास हैं, उन पर पर्दा डालने का ये कुप्रयास है। बहरहाल शुद्रा द राइजिंग अब मार्केट में आ गया, इसके लिए उन सभी लोगों को बधाई। उसके बाद आपको पता होगा कि गुजरात पर भी एक फिल्म बनी थी और तब मोदी जी मुख्यमंत्री मौजूद थे वहाँ, और मोदी जी ने ही वो जेनोसाइड करवाया था। ये पूरा आरोप उन पर रहा है। हालांकि अदालत क्या कर रही है ये तो भारत के लोग देख रहे हैं। और क्या कहते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं वो क्या कर रही हैं ये भी भारत के लोग देख रहे हैं। कब किसको उठाकर बंद कर दे किसी की गारंटी नहीं। मैं बोल रहा हूं कल मुझे ही बंद कर दिया जाएगा, हो सकता है मेरी आवाज़ ख़त्म हो जाएगी, खामोश कर दिया जाएगा। ये सब कुछ हो रहा है यहाँ, हो सकता है। आपको पता है परजानिया फिल्म बनी थी गुजरात दंगे पर, उसको बैन कर दिया गया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, चलने नहीं दिया गया। क्यों साहब? मुसलमानों का जेनोसाइड हो तो आप देखने नहीं देंगे, इसलिए कि आपका क्रूर चेहरा सामने आएगा। दलितों पर अत्याचार हो, उसका जेनोसाइड हो, आप चलने और देखने नहीं देंगे क्योंकि आपका क्रूर चेहरा सामने आ जाएगा। सिखों पर अत्याचार हो, सिखों का जेनोसाइड हो, नरसंहार हो, चलने नहीं देंगे क्योंकि आपका क्रूर चेहरा सामने आ जाएगा। तो आप जो नकाब की आड़ में जाकर उन नकाब पर अटैक कर रहे हैं, ये पर्दा भी फाश हो जाएगा।
अच्छा हुआ, द कश्मीर फाइल जो फिल्म आ गया ये बेहतर हुआ, मैं इससे खुश हूँ। हुआ ये कि जितने पुराने गरे मुर्दे थे वो सब उखड़ चुके हैं। सोशल मीडिया आप देखेंगे, हमारे नए नौजवानों को ये पता ही नहीं था कि 10 साल पहले क्या हुआ, 20 साल पहले क्या हुआ, 30 साल पहले क्या हुआ और 40 साल पहले क्या हुआ। अब तो 100 साल के इतिहास पर फिर से बहस शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर धन्यवाद दूंगा मैं उन लोगों को जो पुरानी तमाम ऐतिहासिक चीज़ों को सामने ला रहे हैं, और उन तमाम कश्मीरी पंडितों को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, मुबारकबाद देता हूं, जो खुलकर सच बोलना शुरू कर चुके हैं और सरकार के इस चाल को बेनकाब करने में लगे हैं। कुल मिलाकर द कश्मीर फाइल एक ऐसा फिल्मी इतिहास में माना जाएगा जिसको सरकार ने जानबूझकर देश में पोलराइज करने, हिंदू मुसलमानों के बीच दीवार खिंचवाने, नफरत फैलाने के लिए प्रमोट किया है, आगे बढ़ाया है। ऐसी सरकार को भी इतिहास में याद रखा जाएगा। सरकारों का कर्तव्य होता है कि वो मामले को जख्म पर मरहम लगाए, ना कि जख्म को कुरे दे। लेकिन ये पहली सरकार भारत में है। कांग्रेस के बड़े बड़े कारनामे रहे हैं, कांग्रेस ने खूब ड्रामे किए हैं। कांग्रेस के रहते हुए सिख का जेनोसाइड हुआ था, कांग्रेस के रहते हुए कोकराझार में दंगा हुआ था, कांग्रेस के रहते हुए नेल्ली में दंगा हुआ था, कांग्रेस के शासनकाल में कई हजारों दंगे हुए थे, भागलपुर भी हुआ था। लेकिन कांग्रेस ने मरहम लगाने का काम किया। पहली सरकार ये भारत की है जो खुलेआम जख्मों को कुरेद रही है और उस पर नमक छिड़क रही है। बने रहें देश की सच्चाई के साथ। इसी तरह के अपडेट के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। एक गुजारिश, एक विनती, चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो बेहतर लगे तो शेयर ज़रूर करेंगे और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देंगे।